वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स को डिस्कस किया था। खेल डेवलपमेंट में खेल की विशेषता, इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम खेलों के प्रकार कि डिफरेंट टाइप के जो खेल होते हैं उनके टाइप्स क्या हैं और उनका इफ़ेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पे कैसे पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और वीडियो अपलोड कर सकूं। सो टुडे हम डिस्कस करेंगे खेलों के प्रकार। ठीक है, खेल क्रियाओं को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कुछ वर्गीकरण खेल के स्थान को ध्यान में, खेल जो हमारे होते हैं उसके क्रियाओं को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कुछ खेल स्थान के को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और कुछ विषय वस्तु आधारित होते हैं, सब्जेक्ट पे। कुछ प्लेस पे आधारित खेल होते हैं और कुछ सब्जेक्ट पे होते हैं, और अन्य खेल क्रिया के लिए आवश्यक कौशलों पर। ठीक है, इन क्रियाओं में सुविधा अनुसार भिन्न भिन्न वर्गीकरण है और इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे। मुक्त और संचरणात्मक खेल। ठीक है, फ्री एंड जो भी है संचरात्मक खेल, मुक्त और संचरात्मक खेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो संचरात्मक खेल होते हैं उसमें पालनकर्ता उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए खेल की क्रियाएं आयोजित करते हैं। जैसे कोई पालनकर्ता केयर गिवर है तो बच्चों को कुछ खेल प्ले एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, खेल क्रियाओं को उद्देश्य, मतलब कि इस खेल के द्वारा बच्चे इस उद्देश्य को प्राप्त कर लें, इसलिए खेल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इसमें बच्चों को पालनकर्ताओं के जो अनुदेश होते हैं उनका पालन करना पड़ता है और उनके पास क्रिया बदलने का स्वतंत्रता भी नहीं होती। जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है पालनकर्ता के थ्रू, वैसे ही उनको क्रियाएं करनी पड़ती है और उन क्रियाओं में बदलाव करने के लिए बच्चों के पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती है और अपने ढंग से खेलने के लिए वो स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, और जो पालनकर्ता है वो खेल के नियमों का पालन करना पड़ता है, और जो भी पालन करता है, केयर गिवर है, खेल एक्टिविटी आयोजित कर रहे हैं, उनके नियमों को उसे पालन करना पड़ता है। इस प्रकार इस आधार पर खेल को मुक्त अथवा संचरात्मक खेलों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जब बच्चे बालक को मिट्टी के साथ वयस्क खेलता है बच्चा और हस्तक्षेप करते हैं, निर्देश देते हैं, अनुदेश देते हैं और बिना ही अनुदेश के बिना ही खेल रही है। जब बच्चे किसी मिट्टी के साथ वयस्क के हस्तक्षेप, निर्देश और अनुदेश के बिना अपने आप खेल रही है, मुक्त रूप से उसे जैसे मन करे वैसे उस मिट्टी के साथ वो खेल रही है, जो एक्टिविटी मन करे वो कर रही है, जो भी चीज़ उसे बनाने का मन करे, उसमें कोई भी जो पालन करता होता है, एडल्ट होता है, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देता, ना ही उसको हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के खेल को हम मुक्त खेल कहते हैं। और जब उसमें बच्चे अपनी मनपसंद क्रियाएं करते हैं, उनको जैसा भी मन करता है, जिस प्रकार से मन करता है उस प्रकार से खेलते हैं, उसमें किसी के निर्देश, नियम आदि नहीं होता है। तो इस प्रकार को हम मुक्त खेल कहते हैं। ठीक है, और दूसरी ओर आकृति की संकल्पना समझने के लिए बालिका को पालनकर्ता के निर्देश, जैसे चलो बाहर चलकर मिट्टी के कटोरे और थाली बनाएं। अब दूसरी एक है कि बच्चा मिट्टी से स्वयं खेल रहा है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, उसको निर्देश नहीं दे रहा है, कोई नियम नहीं है, तो वो मुक्त खेल हो गए। लेकिन अगर दूसरी ओर जब पालनकर्ता बोलेगी कि चलो बच्चे बाहर चले और मिट्टी से थाली और कटोरे बनाएं, ठीक है, तो ये हमारा संचरित खेल हो गया, क्योंकि इसमें बच्चे खेल तो रहे हैं लेकिन उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि उन्हें उस मिट्टी के द्वारा ये चीज़ें बनानी है, ना कि अपनी मर्जी से वो जो चाहे वो बना सकते हैं। तो इस प्रकार के खेल को हम संचरित खेल कहते हैं। ठीक है, और ये नहीं है मुक्त खेल हो या संचरित खेल हो। ठीक है, इससे ऐसा नहीं है कि बच्चों को कुछ सीखने को नहीं मिलता है, सभी प्रकार के खेलों से बच्चों को सीखने में बढ़ावा मिलता है। अंतर केवल यह रहता है कि संचरित खेल में जिस उपलब्धि की आशा होती है वह पालनकर्ता द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। दोनों ही खेलों से बच्चों को प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, लेकिन बस अंतर यही है कि अगर संचरित खेल है तो पालनकर्ता के द्वारा जो खिलाने वाले व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा पहले ही जो उद्देश्य उपलब्धि होती है कि इस खेल को हम खिलाएंगे बच्चों को तो हमें ये उपलब्धि उनसे प्राप्त होगी, निर्धारित हो जाता है। ठीक है, दोनों ही प्रकार
दोनों प्रकार के खेल बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं। मुक्त खेल जिज्ञासा और पहल को बल रखता है और बच्चों को खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो मुक्त खेल होता है, फ्री खेल होता है, जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, वो बच्चों को जिज्ञासा और पहल के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, और बच्चे उससे प्रोत्साहित होते हैं। और संरचनात्मक खेल में पालनकर्ता बालिका का ध्यान कुछ विशेष वस्तुओं की ओर आकर्षित कर सकते हैं। और जो संचरित खेल हैं उसमें कोई विशेष पहलू है उसकी ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके बारे में उसने सोचा ना हो, जिसके बारे में जो बच्चा है वो पहले से सोचा नहीं रहता है। इस प्रकार संरचनात्मक खेल विशेष लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है और पालनकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही प्रकार के खेल की क्रियाओं में बच्चों को आनंद आना चाहिए। खेल कैसा भी हो, संरचनात्मक हो या मुक्त हो, दोनों ही प्रकार में बच्चों को उस खेल खेलने में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। अगर बोरिंग होगा तो बच्चे उस खेल को नहीं खेलेंगे, मन लगा के नहीं खेलेंगे, तो उनकी जो लक्ष्य की कामना की जाती है, उपलब्धि की प्राप्ति की, वो उपलब्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी खेल हो बच्चों को आनंददायक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, खेल का प्रकार जो है वो नेक्स्ट प्रकार का है बाहरी और भीतरी खेल, ठीक है, इंडोर एंड आउटडोर गेम, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल को हम बाहरी खेल कहते हैं और घर में खेले जाने वाले खेल को हम भीतरी खेल कहते हैं। घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों में क्रियाओं के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि वहाँ पे अधिक स्थान व बाधाएं कम होती हैं। जो भी खेल होता है घर के बाहर खेला जाता है उसमें खेले जाने वालों में क्रियाओं के अवसर ज़्यादा होते हैं। इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि बाधाएं जो होती हैं वो कम होती हैं और क्या होता है, और स्थान भी ज़्यादा होता है। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल के लिए स्थान सीमित होता है और गतिविधियां भी स्वतंत्र होती हैं, अपेक्षाकृत कम होती हैं। अब सीमित जगह है तो सीमित ही गतिविधियां होंगी और स्वतंत्रता कम होगी। वैसे तो बाहरी और भीतरी दोनों खेल में भिन्नता बहुत कम है। कई भीतरी खेल ऐसे हैं जिसमें कुछ परिवर्तन ला करके घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं। कभी कभी खेल क्रिया को बाहर करने से निरस्ता दूर हो जाती है और बच्चों के लिए यह वही क्रिया नई और रुचिकर बन जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा व्यक्तिक और सामूहिक खेल, ठीक है। व्यक्तिक यानी अकेला खेले जाने वाला और सामूहिक यानी ग्रुप में खेले जाने वाला, इंडिविजुअल एंड ग्रुप वाला। जब बालक स्वयं अकेले खेलते हैं तो ऐसे खेल को हम व्यक्तिक खेल कहते हैं। जब वह दो और दो से अधिक बच्चों के साथ खेलते हैं तो वह सामूहिक खेल कहलाता है। समूह में खेलने के लिए आवश्यक है कि बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को ध्यान में रखें। आप समूह में खेलेंगे तो वो अपनी मर्जी से सारे चीज़ नहीं कर सकते हैं। उन्हें जो समूह है, दूसरे बच्चे हैं, उनके दृष्टिकोण का भी ध्यान में रखना पड़ता है और खेल के नियमों का भी पालन करना पड़ता है, ठीक है। योग्यताएं उम्र के साथ विकसित होती हैं। जो भी बच्चे हैं उनकी जो योग्यताएं हैं, कैपेबिलिटी है, उनके एज के साथ विकसित होती है। 3-4 साल की उम्र तक बच्चे अधिकतर अकेले ही खेलते हैं। जब 3-4 साल के बच्चे रहते हैं तो ज़्यादातर वो मोस्टली क्या करते हैं, अकेले ही खेलते हैं, यानी कि इंडिविजुअल गेम्स खेलते हैं, व्यक्तिक, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं दूसरों के साथ खेलना सीखते हैं और फिर उनके खेलने का अधिकांश समय समूह में खेलने में बीतता है, परंतु समय पर बड़े बच्चे भी अकेला खेलना पसंद क्या है, हमारे समूह में खेलने के लिए सामाजिक कौशल बढ़ते हैं। समूह में खेलने से क्या होता है, बच्चों के अंदर जो होता है वो सामाजिक कौशल विकसित होता है और व्यक्तिगत खेल बच्चों को उन वस्तुओं से खेलने का समय देता है जो उन्हें सबसे रुचिकर लगता है। जब बच्चे समूह में खेलते हैं तो उनके सामाजिक कौशल बढ़ते हैं और व्यक्तिगत खेल खेलते हैं तो उन वस्तुओं के साथ उन्हें खेलने का अवसर मिलता है जो उन्हें ज़्यादा पसंद आता है और उनके कौशल के विकास के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओजस्वी और शांत खेल, ठीक है। कई बार वयस्क बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो एक स्थान पर क्यों नहीं बैठते हैं, इधर उधर क्यों भागते हैं। बच्चे भागने कूदने और उछलने वाले खेल पसंद आखिर करते ही क्यों हैं। तो ऐसे खेल जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब बच्चे भागते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं तो उसमें उनको एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है। तो वही बोल रहा है कि ऐसे खेल जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ऐसी खेल क्रियाएं ओजस्वी और सक्रिय खेल क्रियाएं कहलाती हैं। बच्चे भाग के, दौड़ के, कूद के खेलते हैं जिनमें उनको ऊर्जा की, एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है, तो इस प्रकार के खेल को हम ओजस्वी या सक्रिय खेल कहते हैं। वे खेल जिनमें अधिक शारीरिक क्रिया
की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे ज़मीन पर चौक से लिखना, चित्र बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना और पत्थरों से मीनार बनाना। बच्चों को आराम देती है। ऐसे खेल जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम शांत खेल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है चित्र बनाना, ड्राइंग बनाना, लाइक दिस। ये सारे खेल, इसमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के खेल को हम शांत खेल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? संवेदी क्रियात्मक, सेंसरी मोटर और प्रतीकात्मक खेल। ठीक है, प्रतीक वाले यानी कि इमेजिनेशन वाले। सहसावस्था में बच्चों का खेल है वस्तुओं को छूना, सूंघना, चखना और परिवेश की छानबीन करना। जब बच्चे सहसा अवस्था में रहते हैं यानी कि 0 से 2 ईयर्स के, तब उनके जो खेल होते हैं वस्तुओं को सेंस ऑर्गेन्स के थ्रू टच करके, सूंघ के, स्मेल करके, चीख के और परिवेश की छानबीन करके सीखते हैं और वही उनके लिए खेल हो जाता है। और इन खेलों में इंद्रियां, जो उनके सेंस होते हैं, वो संलग्न होते हैं और मांसपेशियों के समन्वय की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें संवेदी क्रियात्मक खेल कहा जाता है। और इस प्रकार के जो बच्चे खेलते हैं सहसावस्था में, उनमें उनकी जो सेंस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और मांसपेशियों के समन्वय की भी आवश्यकता होती है। जो उनके मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उसके भी समन्वय, इसलिए इस खेल को हम संवेदी क्रियात्मक खेल कहते हैं। और जब सहसावस्था के अंत तक बच्चे नाटकीय खेल में भाग लेने लगते हैं, इमेजिनरी गेम्स, नाटकीय खेल में भाग लेते हैं। इस तरह खेल में बच्चे कल्पना करते हैं कि जो टीन का डब्बा है वो घर है, या फिर लकड़ी का जो गुटका है वो हवाई जहाज़ है। इमेजिनेशन करते हैं, किसी भी वस्तु को वो कुछ भी मान लेते हैं। इस प्रकार एक वस्तु का उपयोग करके वास्तविक रूप से हटकर हो जाता है। ठीक है, अब जो वस्तु है, जो लकड़ी का टीन का डब्बा है वो टीन का गुटका है, टीन का डब्बा घर मान लेते हैं और लकड़ी के गुटके को हवाई जहाज़ मान लेते हैं, तो वो एक प्रतीक मान लेते हैं, सिंबल मान लेते हैं। जो भी वस्तु उनके पास होती है उसको वो इमेजिनेशन के थ्रू जो उनको मन करता है खेलने का, उसको वो सिंबल मान लेते हैं कि ये वस्तु इस चीज़ का रूप है। ठीक है, तो ये बोला, इस प्रकार एक वस्तु का उपयोग उसके वास्तविक रूप से हटकर होता है। बच्चे अन्य लोगों की भूमिका भी निभाते हैं, कभी फल वाला, कभी शिक्षक, तो कभी फूल वाली होने का ढोंग भी करते हैं। इस प्रकार खेल में वस्तुओं और लोगों का प्रतीकात्मक रूप में उपयोग करने की ज्ञानात्मक योग्यता की आवश्यकता होती है। अब जो भी वस्तु है या लोग हैं, उनके प्रतीकात्मक यानी सिंबल के रूप में प्रयोग करने के लिए बच्चों में ज्ञानात्मक योग्यता की भी आवश्यकता होती है। उन्हें सोचने समझने, सेंस की कॉग्निशन, संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकता हुई, तभी तो वो किसी और चीज़ को कोई भी सिंबल मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे खेल प्रतीकात्मक खेल कहलाते हैं और ये सालापूर्ण वर्षों में मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप ही संभव है। और ऐसे जो खेल हैं प्रतीकात्मक खेल कहलाते हैं जिसमें बच्चे किसी की भूमिका निभाते हैं या किसी चीज़ को कोई भी प्रतीक मान लेते हैं और ये मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप ही संभव होता है। संवेदी क्रियात्मक खेल में प्रतीकात्मक खेल तक पहुंचने में बच्चों में चिंतन में बढ़ती हुई जटिलता पर आधारित होती है। जैसे बच्चे ये जो संवेदी क्रियात्मक खेल है उससे प्रतीकात्मक खेल में पहुंचने के लिए उनको चिंतन की भी, थिंकिंग में भी बढ़ती हुई जटिलता पर आधारित होती है। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि जो भी है खेल का जो वर्गीकरण है वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। मुक्त खेल खुले में या भीतर खेला जा सकता है। सामूहिक खेल सक्रिय या शांत हो सकता है। बस इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि बच्चों को हर प्रकार के खेल खेलने का मौका मिले, क्योंकि हर खेल का अपना महत्व होता है। थैंक यू।